नमस्कार। हाल ही में 2024-25 की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो उत्तर कोरिया के अंदर की जिंदगी की एक एक अलग ही झलक देती हैं। हाँ, ये स्रोत एक ऐसे देश की कहानी बताते हैं जो बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतने ही गहरे विरोधाभासों से जूझ रहा है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का मिशन है प्रचार के पर्दे के पीछे की हकीकत को समझना, खास तौर पर दो मोर्चों पर, समाज पर नियंत्रण और संस्कृति पर चल रही लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोर्चा तो समाज की बनावट का ही है, और ये मतलब सिर्फ अमीर गरीब का मामला नहीं है। हाँ, रिपोर्ट्स में इस सोंगबुन सिस्टम का जिक्र है। ये एक तरह की राजनीतिक जाति व्यवस्था है ना? सही कहा। मतलब आपकी पूरी जिंदगी इस बात पर तय होती है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। तो ये काम कैसे करता है? सोंगबन सिस्टम वो पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है वफादार कोर क्लास। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनका परिवार हमेशा से शासन का वफादार रहा है। दूसरा है वेवरिंग क्लास, जिन पर शक की गुंजाइश है। और तीसरा होस्टाइल क्लास। हॉस्टाइल क्लास मतलब दुश्मन वर्ग। हाँ, अगर आपके परदादा ने जापानी कब्जे के दौरान कोई गलती की थी तो आप आज भी होस्टाइल क्लास में गिने जाएंगे। तो मतलब आपकी काबिलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हॉस्टाइल क्लास में पैदा हुए तो? बिल्कुल नहीं, लगभग यही सच है। आपको अच्छी नौकरी या शिक्षा नहीं मिल सकती। आपको खदानों या खेतों में काम के लिए भेजा जा सकता है, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। लेकिन रिपोर्ट्स में एक नए मोड़ का भी जिक्र है, पैसा। हाँ, 1990 के दशक के अकाल के बाद पैसा एक नई ताकत बनकर उभरा है। मतलब अब सोंगबुन से ज्यादा पैसा बोलता है? कुछ हद तक। अब होस्टाइल क्लास का कोई अमीर आदमी रिश्वत देकर वो सुविधाएं खरीद सकता है जो पहले सिर्फ कोर क्लास के लिए थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल। जो गरीब है और हॉस्टाइल क्लास से भी है, उस पर अब दोहरी मार पड़ती है। उसके पास ना तो राजनीतिक पहचान है, ना ही पैसा। तो एक तरफ समाज का ये ताना बाना है और दूसरी तरफ संस्कृति पर एक अलग ही लड़ाई चल रही है। हाँ, और ये लड़ाई शायद ज्यादा बड़ी है। शासन को सबसे ज्यादा डर दक्षिण कोरियाई कल्चर से लगता है। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी भाषा। हाँ, उनकी भाषा भी। ये डर किस हद तक है? मतलब क्या ये सिर्फ सेंसरशिप तक सीमित है? नहीं, हद ये है कि उन्होंने बाकायदा कानून बना दिए हैं। 2020 का एक कानून है, प्रतिक्रियावादी विचार और संस्कृति को अस्वीकार करने वाला कानून। और इसके तहत होता क्या है? इसके तहत दक्षिण कोरियाई फिल्में देखने पर 15 साल की जेल की सजा है। 15 साल सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए? क्या वाकई में इसे लागू किया जा रहा है? बिल्कुल। 2023 और 2024 की रिपोर्टों में ऐसे अपराधों के लिए सरेआम फांसी दिए जाने की पुष्टि हुई है। फांसी? हाँ, अगर कोई इन्हें बांटते हुए पकड़ा गया तो सजाए मौत। ये तो अविश्वसनीय है। और अब तो बात भाषा तक पहुंच गई है। हाँ, 2023 का एक नया कानून दक्षिण कोरियाई स्लैंग यानी बोलचाल के शब्दों को घातक वायरस मानता है। जैसे ओप्पा जैसा आम शब्द जिसका मतलब बड़ा भाई होता है, उस पर भी पाबंदी है। यहाँ तक कि हैमबर्गर जैसे विदेशी शब्द पर भी बैन है। एक मिनट, हैमबर्गर पर? माफ कीजिएगा, लेकिन ये सुनने में मजाक जैसा लग रहा है। मजाक नहीं, ये सच है। तो हैमबर्गर को अब कहते क्या हैं? उसे अब कीमा बनाए हुए गोमांस के साथ डबल ब्रेड कहना होगा। क्या? सच में? कीमा बनाए हुए गोमांस के साथ डबल ब्रेड? अरे जब तक कोई ये ऑर्डर पूरा करेगा तब तक तो भूख ही मर जाएगी। मजाक लग सकता है, लेकिन ये शासन की गहरी असुरक्षा दिखाता है। वे सिर्फ जानकारी को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो सोच और भाषा को ही कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये सब उस जंगमडांग पेड़ी की वजह से है? ये कौन लोग हैं? ये वो नौजवान हैं जो 90s के दशक के अकाल के बाद सरकारी मदद के बजाय काले बाजारों यानी जंगमाडांग पर निर्भर होकर पले बढ़े। अच्छा। तो उनकी वफादारी सिस्टम से ज्यादा पैसे और बाजार के प्रति है, और यही बात सरकार को सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो निचोड़ ये है कि हम एक ऐसे शासन को देख रहे हैं जो बाहर से तो परमाणु शक्ति का दम भरता है, लेकिन अंदर से हैमबर्गर जैसे एक शब्द से डरता है। बिल्कुल। और इन रिपोर्टों से ये भी साफ है कि कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल नियंत्रण को मतलब दशकों पहले के स्तर तक कसने के लिए किया गया। राजधानी प्योंगयांग एक शोकेस है, जबकि बाकी देश में ग्रामीण इलाकों में लोग -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बिना बिजली और हीटिंग के जी रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, और वो ये कि नियंत्रण की ये पकड़ क्या हमेशा बनी रह सकती है? क्योंकि हाल की गवाहियों में एक नया ट्रेंड दिख रहा है। सही कहा। 2023 में देश छोड़कर भागने वालों में सिर्फ भूखे लोग ही नहीं थे,
बल्कि राजनयिकों जैसे अभिजात वर्ग के लोग भी शामिल थे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी एक सावधानी से गढ़े गए झूठ से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो ये उस प्रणाली की लंबी उम्र के बारे में क्या